नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कोरोना के केस डेली बढ़ रहे हैं। आप लोग सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, है ना। तो दोस्तों, इतिहास के पहले कुछ वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें इतिहास का हमने बेसिक समझ विकसित किया हुआ था, जिसमें हमने ईसा पूर्व, ईसवी आदि वगैरह का चर्चा किया था, ताकि आगे आने वाले वीडियो में या आगे आने वाले इतिहास में आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना रहे और इतिहास बेहतरीन तरीके से समझ में आए। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि लोग जैसे इतिहास को सबसे बोरिंग सब्जेक्ट का दर्जा देते हैं, इतिहास समझ में नहीं आता, बोले सर डेट याद नहीं होती। दोस्तों, जब एक सीक्वेंस बनाकर हम चलेंगे और क्रम बाई क्रम एक एक करके क्रमशः हम पढ़ते जाएंगे और मज़ेदार तरीके से पढ़ते जाएंगे, तो देखिएगा कि इतिहास किस तरीके से आपको तैयार होता है। उम्मीद है आप इसका नोट्स भी बना रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ भी रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, आज इतिहास जानने के साधन हमको पढ़ना है, इतिहास जानने के साधनों पर चर्चा करनी है। दोस्तों, सर्वप्रथम यह है कि इतिहास जानने के साधन कौन कौन से होंगे और इतिहास जानने के साधनों पर क्यों चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, आखिर आज तो सेल्फी वाला ज़माना है, किसी भी स्थान में खड़े होकर सेल्फी खींच लिए, दोस्तों को सोशल मीडिया पर डाल दिया, सबको पता चल गया कि आप आगरा के ताजमहल घूम के आए हैं, आप मंदिर कोई घूम के आए हैं तो उस स्थान का पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, पिछले समय में यानी कि प्राचीन समय में ऐसा कोई सेल्फी वाला पॉइंट नहीं था, सेल्फी वाला सिस्टम नहीं था, तो लोग किस आधार पर दूसरे को जाने। इसलिए यदि किसी समय पर पुस्तकों में उसको नोट कर दिया गया, उसी समय को सिक्कों में अंकित कर दिया गया, उसी समय को मूर्तियों में अंकित कर दिया गया, एक समय को दर्शा करके और शिलालेख खुदवा दिया गया, इसके बाद स्तंभ लेख खुदवा दिया गया, कई सारे पुस्तकें लिखी गई, विदेशी हमारे भारत में आए और उनने अपनी पुस्तकों में भारत के बारे में वर्णन किया, कहीं कहीं सन भी देखने को मिला। तो उनके आधार पर हमने इतिहास लेखन का काम किया और क्रम बार क्रम डेटों के हिसाब से हम इतिहास लिख पाए। दोस्तों, उसी इतिहास को हम पढ़ते हैं। जैसे कि आप देखिए कि सातवाहन वंश है और सातवाहन वंश का पूरा इतिहास ही सिक्कों के आधार पर लिख दिया गया, यानी कि इतिहास जानने का स्रोत क्या हुआ, सिक्के हुए, किस वंश के, सातवाहन वंश के। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमने एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है और इस चार्ट को यदि अपन लोगों ने समझ लिया तो फिर अपन को इतिहास के साधन जानने में खासकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों, आज इसकी चर्चा करते हैं और इसके अगले वीडियो में हम एक एक टॉपिक को उठाकर उन पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखेंगे कि इतिहास जानने के साधन या इतिहास जानने के स्रोतों को मुख्यतः हमने 3 भागों में विभक्त किया हुआ है। पहला भाग है इसका साहित्यिक साधन, दूसरा भाग है इसका पुरातात्विक साधन और तीसरा है इसका विदेशियों का विवरण। यानी कि साहित्यिक साधन में हमें धार्मिक साहित्य और आधार्मिक साहित्यों की चर्चा करनी होगी। इसके बाद पुरातात्विक साधनों में हमें अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं, मूर्तियां एवं चित्र कलाओं पर चर्चा करनी होगी। इसके बाद जब विदेशियों का विवरण होगा तो देखेंगे कि सर्वप्रथम जैसे कि ईरानियों का हमारे इधर हमला हुआ, ईरानियों का आक्रमण हुआ, इसके बाद ईरानियों ने भी कहीं ना कहीं शिलालेख खुदवाए या भारत में आक्रमण की जानकारी वो अपने में संरक्षित कर वहाँ के रेखा संरक्षित करके वहाँ के लेखकों ने रख दिया और हमें वो सब जो साक्ष्य हैं वो हमें प्राप्त हुए और उन्हीं के आधार पर हमने इतिहास लेखन का काम किया। जैसे कि ईरानी, इसके बाद यूनानी आते हैं, रोमन आते हैं, ईरानियों के बाद यूनानियों का आक्रमण हमारे भारत में होता है, सिकंदर भी इसी से संबंधित है। तो फिर इतिहास जानने के स्रोत में हम विदेशियों के विवरण को 3 भागों में बांट देंगे, यानी कि यूनानियों को हम 3 भागों में बांटेंगे। जैसे कि सिकंदर के पहले आने वाले जितने भी यात्री थे, सिकंदर के साथ आने वाले जितने भी यात्री थे और सिकंदर के बाद आने वाले जितने भी यात्री थे, उनको क्रम बाई क्रम अपन पढ़ेंगे।
इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि अरबी जो लेखक हैं, ये अरबी यात्री हैं, वो किस क्रम में भारत में आए हैं और उनकी पुस्तक जो है, उनने अपनी पुस्तकें लिखी हुई है और उस आधार पर किस क्रम में हम भारतीय इतिहास का लेखन करते हैं उसको भी अपन जानेंगे। इसके बाद तिब्बती लेखक आ जाएंगे, इसमें एक दो अपन पढ़ लेंगे, जैसे कि इसमें लामा तारानाथ की चर्चा आती है, जिनकी पुस्तक कंग्यूर तंग्यूर का चर्चा किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम सिहली स्रोत के बारे में बात करेंगे। देखेंगे श्रीलंका का पुराना नाम, यह श्रीलंका का एक क्षेत्र है सिहली, और उस क्षेत्र में जो हमें अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं या वहाँ के यात्रियों से जो विवरण हमें प्राप्त हुए हैं, उनकी चर्चा भी अपन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्यिक साधन की। आप जानते ही हैं, जितनी भी किताबें हमारे भारतीय इतिहास में, जितनी भी किताबें या धार्मिक पुस्तकें या अधार्मिक पुस्तकें हमारे भारतीय इतिहासकारों ने लिखा है, भारतीय लेखकों ने लिखा है अलग अलग समय में, वही साहित्यिक साधन के अंतर्गत आ जाते हैं। दोस्तों साहित्यिक साधन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? एक तो धार्मिक किताबें होती हैं जो धर्म से संबंधित होती हैं, और एक आधार्मिक किताब होती है, आधार्मिक पुस्तकें होती हैं, आधार्मिक साहित्य होते हैं, जिनमें मूलतः धर्म की चर्चा नहीं होती, बशर्ते उसमें अर्थशास्त्र की यानी कि अर्थ से संबंधित चर्चाएं होती हैं, राजनीति से संबंधित चर्चाएं होती हैं, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में चर्चा होती है, अन्य चर्चाएं भी उसमें की जाती हैं, लौकिकता का उसमें बखान किया जाता है। तो दोस्तों इसको लौकिक साहित्य भी बोल सकते हैं, लौकिक साहित्य, है ना, और ये हो जाएगा अलौकिक साहित्य। अलौकिक साहित्य के अंतर्गत इसको रख दिया जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि धार्मिक पुस्तकों में आधार्मिक साहित्य की जब हम चर्चा करेंगे तो इसमें हम कई सारी पुस्तकों का वर्णन करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि चाणक्य की अर्थशास्त्र का चर्चा करेंगे, कालिदास की पुस्तकों का चर्चा करेंगे, पाणिनि की अष्टाध्यायी की चर्चा करेंगे, है ना, मालविकाग्निमित्रम की चर्चा करेंगे, मेघदूतम की चर्चा करेंगे, है ना, मुद्रा राक्षस की पुस्तकों का चर्चा करेंगे। तो क्रम बाई क्रम इसमें अपन चलेंगे, लेकिन आज हमारा उद्देश्य रहेगा कि इतिहास जानने के साधनों पर एक अच्छी समझ विकसित करना। तो दोस्तों हमने साहित्यिक साधन को दो भागों में बांटा, पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा आधार्मिक साहित्य। अब यदि हम धार्मिक साहित्य की बात करें तो इसको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्राचीन घटनाओं की हमें जानकारी इन्हीं धार्मिक साहित्यों से प्राप्त होती है। और दोस्तों शुरुआत में तो आप देखेंगे कि ब्राह्मण साहित्य का बोलबाला था, हिंदू साहित्य का बोलबाला था। इसके बाद हमारे सनातन धर्म के बाद आगे यहीं से निकला है बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म भी हमारे धार्मिक साहित्यों के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य भी हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखेंगे कि धार्मिक साहित्य को तीन भागों में हमने बांटा, और तीन भागों में इसको पहला इसका ए नंबर ब्राह्मण साहित्य, बी नंबर बौद्ध साहित्य और सी नंबर जैन साहित्य में बांट दिया। अब तीनों की अलग अलग चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, जैन साहित्य के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखेंगे कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, जिनको वेदांत भी कहा जाता है, वेदांग, स्मृतियां, महाकाव्य और पुराणों को लिया गया है। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बनाता भी है, वनडे में तो सीधे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे पुराणों की संख्या कितनी है ना, वेदों की संख्या कितनी है, सीधे तौर पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लेकिन आजकल टेक्निकल क्वेश्चन आने लगे हैं, अंदर से घुमाकर पूछा जाता है, तो हम बारी बारी से क्रमवार उनका चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम वेदों पर चर्चा करें। वेद आप जानते ही हैं कि वेद चार प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद लिखा जाएगा, दूसरा सामवेद लिखा जाएगा, तीसरा यजुर्वेद लिखा जाएगा और चौथा अथर्व ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद लिखा जाएगा। फिर वेदों की चर्चा करेंगे कि कौन से वेद में जादू टोना की चर्चा है, कौन से वेद में यज्ञों की चर्चा है ना, कौन से वेद में औषधियों की चर्चा है और कौन से वेद में अलौकिकता की चर्चा है, यानी कि भगवान से
मोक्ष की चर्चा की गई है, यानी कि भगवान से जुड़ाव की चर्चा की गई है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ब्राह्मण साहित्य में दूसरा नंबर हमने लिखा है कि ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अलग अलग समय में लिखे गए हैं। जैसे कि शतपथ ब्राह्मण है, जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण है, जैसे कि गोपथ ब्राह्मण है, और इन ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा हमें करनी है। इसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर आएगा अरण्यक। इस पर हम चर्चा करेंगे कि ऐसे धार्मिक ग्रंथ या ऐसे ब्राह्मण साहित्य जिनका अध्ययन या पठन पाठन वन में किया गया है, क्योंकि दोस्तों अरण्यक वन का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। तो ऐसे ग्रंथ जो वन में लिखे पढ़े गए या जिनका पठन पाठन वन में जंगल में किया गया, ऐसे ग्रंथों को अरण्यक की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों उपनिषद की चर्चा करें तो इनको वेदांत भी कहा जाता है, यानी कि ऐसे धार्मिक ग्रंथ जो वेदों के अंत में लिखे गए उनको वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का भी अर्थ अपन देखेंगे कि ऐसे ग्रंथ जिनको गुरु के समीप जाके पढ़ा गया, यानी कि उपनिषद ऐसे ज्ञान ऐसे ग्रंथ को कहा जाता है जिनका अध्ययन गुरु के समीप जाकर किया गया है, वो उपनिषद की श्रेणी में रखा जाएगा। इनको वेदांत भी कहा जाता है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, इसको वेदांत भी कहा जाएगा। दोस्तों इसके बाद आएगा वेदांग। तो यदि इसका संधि विच्छेद करें तो वेदांग का सीधा सा अर्थ होगा वेदों के अंग, यानी कि दोस्तों इनको 6 भागों में बांटा गया है। वेदों के कान कौन होंगे, वेदों की नाक कौन होगी, वेदों की दृष्टि कौन होगी, वेदों के हाथ कौन है, वेदों के पैर कौन है, ज्योतिष को वेदों का कौन सा अंग माना गया है, जैसे आंखें मानी गई हैं, यानी कि ज्योतिष के द्वारा भविष्य की गतिविधियों को देखा जा सकता है। तो दोस्तों अपन को इस पर भी चर्चा करनी है, वेदांग पर भी चर्चा करनी है। इसके बाद अगला साहित्य आएगा स्मृतियां। तो देखेंगे कि स्मृतियों पर भी चर्चा करेंगे। इसको ब्राह्मण साहित्य का धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है। स्मृतियां मुख्यतः हम मनुस्मृति पढ़ते हैं, मुख्यतः हम याज्ञवल्क स्मृति पढ़ते हैं, जिनके टीकाकार विज्ञानेश्वर को माना जाता है ना। याज्ञवल्क स्मृति में ही मिताक्षर और दाय भाग का नियम बताया गया है, जो संपत्ति के नियम को बखानते हैं। जैसे कि अपन मनुस्मृति की बात करें तो उसको बोला जाता है हिंदू कानून की पुस्तक, यानी कि हिंदुओं को किस हिसाब से अपना जीवन चलाना है उसकी पूरी रूपरेखा मनुस्मृति में बनाई गई है। पुरुषों के क्या काम होंगे, महिलाओं के काम क्या होंगे, महिलाओं को कौन से अधिकार दिए गए हैं, पुरुषों के कौन से अधिकार होंगे, इन सब की चर्चा मनुस्मृति में की गई है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है कि कोड ऑफ जेंटोला के नाम से किसको जानते हैं, यानी कि हिंदू कानून की पुस्तक के रूप में किसको जानते हैं, तो दोस्तों वो मनुस्मृति ही होती है। तो हम स्मृतियों के बारे में जानेंगे, नारद स्मृति के बारे में जानेंगे, याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में जानेंगे, है ना। बहुत सारी स्मृतियां हैं, उनके बारे में क्रम से अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद आती है बात महाकाव्य की। दोस्तों इससे आप परिचित ही हैं कि महाकाव्य जिसमें व्यक्ति के जीवन और उसके चारों तरफ के वातावरण को सम्मिलित करके एक बहुत बड़ा ग्रंथ बना दिया जाता है, वो महाकाव्य के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आप राम जी को देखिए, राम जी पर, श्री राम पर बना हुआ एक महाकाव्य है रामायण है, जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। तो रामायण में आप देखिएगा कि कई सारे कांडों में उसको विभाजित किया गया है। अब राम जी के जहाँ शादी होगा, उनकी ससुराल पक्ष के जितने भी लोग होंगे, राजा जनक, उनकी सालियों की, उनके सास की चर्चा, सबकी चर्चा उसमें की जाएगी। अब जब अयोध्या कांड में आएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि श्री रामचंद्र जी के माता पिता का वर्णन, उनके भाइयों का वर्णन, उनके पुत्रों का वर्णन, है ना, उनके वंशावली का वर्णन, संपूर्ण वर्णन किया जाएगा। कुल मिलाकर जितने भी लोग उस कैरेक्टर से जुड़ेंगे उतने लोगों का संपूर्ण चर्चा महाकाव्यों में की जाती है। जैसे कि महाभारत को ही ले लीजिए। अब महाभारत में एक ही वंश की चर्चा है, जैसे कुरुवंश है। कुरुवंश की लड़ाई ही महाभारत थी, लेकिन पूरे 16 महाजनपदों का उसमें उल्लेख कर दिया गया।
अब उसमें से जितने रिश्तेदार थे सबके सब रिश्तेदार उसमें इन्वॉल्व हो गए, छोटी छोटी घटनाओं को, छोटी छोटी बातों को उसमें इन्वॉल्व कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया, तब दोस्तों ये जाकर संपूर्ण रूप से बना महाकाव्य। तो हम 2 से 3 महाकाव्यों की चर्चा करेंगे, जैसे रामायण हो गया, इसके बाद महाभारत हो गया, इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, है ना, रामचरितमानस हो गया, इन पर अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों महाकाव्य के बाद आएंगे पुराणों में। तो पुराणों में देखा जाएगा कि पुराणों की संख्या 18 बताई गई है, 18 बताई गई है, जिसमें से कुछ प्रमाणिक भी हैं। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण माना जाता है, सबसे पुराना पुराण माना जाता है। तो दोस्तों इस पर चर्चा भी हम करेंगे। ये हुए ब्राह्मण साहित्य कुछ, और क्रम से इनका अध्ययन अपन करेंगे। ब्राह्मण साहित्य के बाद देखें अपन बौद्ध साहित्य। तो दोस्तों बौद्ध साहित्य में सीधा तौर पर देखें तो यहाँ पर पहला इनका जो ग्रंथ होगा वो पिटक कहा जाएगा। तो पिटक को देखेंगे कि इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला इसमें होगा विनय पिटक, और इसमें होगा दूसरा सुप्त पिटक, और तीसरा इसका होगा अभिधम्म पिटक। दोस्तों विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचार विचार की चर्चा की गई है। सुप्त पिटक में दोस्तों बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा किया गया है, और सुप्त पिटक सबसे महत्वपूर्ण भी हो जाता है। सुप्त पिटक सबसे महत्वपूर्ण है इन तीनों पिटकों में। इसके बाद दोस्तों अभिधम्म पिटक की यदि बात करें तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों को बताया गया है। इन पर भी अपन चर्चा करेंगे या इनको भी अपन पढ़ेंगे। दोस्तों इसके बाद आता है निकाय। तो अपन आगे चलकर देखेंगे कि सुप्त पिटक के अंतर्गत ही निकायों को बांटा गया है, और निकायों पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि अगला आता है जातक कथाएं, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि बौद्ध धर्म में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन भी यहाँ से बनाया जाता है कि जातक कथाएं क्या हैं। तो दोस्तों जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों पर बेस्ड है, यानी कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों की चर्चा कहाँ पर मिलती है, तो वो होती है जातक कथाओं में मिलती है। यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा कहानियों की चर्चा की गई है, तो उस पर भी अपन इसको भी देखेंगे। इसके बाद दोस्तों आता है कि बौद्ध साहित्य में तो डालेंगे कथा वस्तु। इसके बाद दोस्तों आएगा मिलिंद पन्हो और दीपवंश और महावंश, तो इन पर भी अपन को चर्चा करनी है। जैसे अपन देखेंगे मिलिंद पन्हो तो कुछ नहीं है, मिलिंद पन्हो एक व्यक्ति भगवान बुद्ध से सीधे तौर पर क्वेश्चन करता है, और उनके प्रश्नों का जवाब महात्मा बुद्ध स्वयं देते हैं। और इस बीच एक बौद्ध संत नागसेन रहते हैं, और नागसेन ने इन सब बातों का क्या किया है, उल्लेख किया है। तो मिलिंद पन्हो भी, यानी कि मिलिंद के प्रश्न, इसका हिंदी में अनुवाद होगा तो मिलिंद के प्रश्न। दोस्तों दीपवंश और महावंश की चर्चा करें तो ये सिहली स्रोत के अंतर्गत आते हैं, यानी कि श्रीलंका में लिखे गए ये साहित्य है दीपवंश और महावंश, जिसमें सीधे तौर पर मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन सीधा पूछा भी जाता है कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी किस साहित्यिक स्रोत से पता चलता है, कहाँ लिखे गए, तो सिहली यानी कि श्रीलंका में लिखे गए। इससे क्वेश्चन और आता है, आगे इसकी चर्चा भी करेंगे कि दीपवंश और महावंश 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिससे मौर्य वंश के बारे में, वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। अब एक पॉइंट इसमें और आता है कि दीपवंश और महावंश में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अशोक महान एक क्रूर राजा था। इसने अपनी गद्दी पाने के लिए अपना सिंहासन हथियाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। 99 भाइयों की हत्या करके ही
ये जो अशोक है अपनी गद्दी पर बैठ पाया था। तो इस पर अपन को थोड़ा सा देखना है, ध्यान देना है कि किस साहित्य में कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की हुई है। तो दोस्तों आप सीधे तौर पर लगाएंगे दीपवंश और महावंश कहाँ लिखे गए? सिहली में, यानी कि श्रीलंका में। ये तो हुई कुछ बड़ी बड़ी बातें बौद्ध साहित्य पर। और दोस्तों इसके बाद सी नंबर पर यदि चर्चा करें तो होगा जैन साहित्य। जैन साहित्य में जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको आगम कहा जाता है। जैन साहित्य के धार्मिक ग्रंथों को आगम कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों और आगे बात करें तो देखेंगे कि जैन साहित्य के जो पुराण हैं, जैसे कि हमारे इसमें 18 पुराण है, देवी पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया। दोस्तों ऐसे ही इसमें ग्रंथों की चर्चा की गई है और इसमें भी ऐसे पुराण हैं। तो जैन साहित्य में पुराणों को चरित कहा गया है, पुराणों को चरित कहा गया है। इसके बाद तीसरा जो ये लिखा हुआ है कि जैन साहित्य में इनके जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं उनको पूर्ण कहा जाता है, पूर्ण कहा जाता है। यानी कि जैन साहित्य के सबसे पुराने ग्रंथ पूर्ण कहलाते हैं। हमारे सबसे पुराने जो वैदिक साहित्य के यानी कि ब्राह्मण साहित्य के सबसे पुराने ग्रंथ कौन से हैं? तो वेदों को माना गया है। और वेदों में भी यदि माना जाए तो ऋग्वेद को माना गया है। यानी कि ब्राह्मण साहित्य में सबसे पुराने ग्रंथ वेद ही हैं और चारों वेदों में सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है। ऐसे ही जैन साहित्य में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है उनको पूर्ण कहा जाता है। इसके बाद इसमें दोस्तों अंगों की चर्चा की गई है, अंगों के बाद उपांगों की चर्चा की गई है, 12 अंग और उपांगों की चर्चा की गई है, इस पर भी अपन देखेंगे। इसके बाद दोस्तों आएगा परिशिष्ट पर्वन, ये भी इनका धार्मिक ग्रंथ है। इसके बाद कल्प सूत्र और भगवती सूत्र। दोस्तों ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, क्योंकि भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन पर चर्चा की गई है, महावीर स्वामी के जीवन पर चर्चा की गई है। और जो कल्प सूत्र हैं इसमें जैन के यानी कि कल्प सूत्र है उसमें जैनों के प्रारंभिक इतिहास पर चर्चा की गई है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैनों के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये होता है कल्प सूत्र। इसके बाद भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन के बारे में चर्चा मिलती है, महावीर स्वामी के जीवन के बारे में चर्चा मिलती है। दोस्तों आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, इसका इंडेक्स बना लीजिएगा और कभी भी इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा यदि आप इंडेक्स बनाएंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद चर्चा करें आधार्मिक स्रोतों पर। तो इसके जस्ट बाद वीडियो में क्रम से हमें ये पढ़ाना है और आधार्मिक जितने भी साहित्य हैं उनका हम एक इंडेक्स बनवा देंगे, उनका एक पेज बनवा देंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ होंगे उनको अपन इसके अंतर्गत डाल दिया जाएगा, आधार्मिक के अंतर्गत, है ना। जैसे कि कालिदास के जितने भी ग्रंथ है इसी में रख दिया जाएगा। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी भी कर दिया जाएगा, जो संस्कृत व्याकरण की भारत की ही नहीं पूरे विश्व की प्रथम संस्कृत व्याकरण पुस्तक है, उसको भी रखा जाएगा। इसके बाद आलखंड देख लीजिए, है ना, जगनिक द्वारा जो रचित आलखंड भी देख लीजिए। इसके बाद पृथ्वीराज विद्या भी देख लीजिए, पृथ्वीराज रासो देख लीजिए, है ना। तो जितनी भी पुस्तकें हैं इनकी सबकी चर्चा इसमें अपन कर लेंगे, इस पे अपन कर लेंगे। दोस्तों साहित्यिक साधन के बाद आता है दूसरा पुरातात्विक साधन और ये दोस्तों होगा सबसे महत्वपूर्ण। इन तीनों साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन होगा कौन सा? पुरातात्विक साधन। और पुरातात्विक साधनों में भी अभिलेख जो है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि इतिहास जानने के साधनों में सबसे इंपॉर्टेंट पुरातात्विक अपने साधन है। इसके बाद पुरातात्विक साधनों में कौन सा?
पुरातात्विक साधनों में अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं, मूर्तियां, चित्रकला में सबसे महत्वपूर्ण अपने अभिलेख हो जाते हैं। अभिलेखों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभिलेख भी कई प्रकार के होते हैं। दोस्तों, स्तंभ लेख होता है जिसको हमने ईरानियों से सीखा हुआ था, यानी कि स्तंभ पर, पिलर पर, है ना, पिलर पर कोई चीज खुदवा देना स्तंभ लेख के अंतर्गत आता है। इसके बाद शिलालेख, कोई बड़ी शिला रखी है, यानी कि पत्थरों पर कोई चीज खुदवा देना, वो शिलालेख के अंतर्गत आएगा। मूर्ति लेख, कोई मूर्ति बनवाई और उसके नीचे कुछ लिख दिया, राजा का नाम लिख दिया, कोई सन लिख दिया, तो दोस्तों ये हो जाएगा मूर्ति लेख। ताम्रपत्र लेख, इससे तो सब परिचित ही है। तांबे के एक पन्ने पर तांबे की पतली परत बनाई जाती है और उसमें जो चीज खुदवानी है, जो चीज लिखवानी है, उसको खुदवा दिया जाता है, वो होता है ताम्रपत्र लेख। इसके बाद होता है दोस्तों गुफा लेख, यानी कि गुम्फा लेख, किसी गुफा आदि में सुरक्षित स्थान में चित्रों को उकेर देना या कोई जानकारी लिख देना हो जाता है गुफा लेख। दोस्तों, सबसे पहले आप देखो कि आज के डेट में सोशल मीडिया का जमाना है। कोई भी चीज आपको, किसी को मैसेज करना है, टेक्स्ट करना है, तुरंत टाइप किया, टेक्स्ट भेज दिया, तुरंत कॉल किया, है ना, ईमेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, फेसबुक में डाल दिया, सबके पास तुरंत जानकारी पहुंच जाती है। अपन ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, आज से याद करिए 15 से 20 साल पहले हमारे भारत में क्या सिस्टम था। कोई भी संदेश पहुंचाना है तो चिट्ठी भेजी जाती थी, गाड़ी भी, बाइक भी नहीं होती थी, लोग साइकिल में एक गांव से दूसरे गांव साइकिल से देने जाते थे। इसके बाद नाऊ दादा हमारे गांव में काम किया करते थे, संदेश भेजने का, संदेश ले जाने का और संदेश ले आने का। लेकिन दोस्तों, 20 साल के अंदर कितना परिवर्तन हुआ आप देखिए कि 10 सेकंड का टाइम भी नहीं लगता, किसी भी, कहीं से भी, यहां से हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को तुरंत नेट के जरिए अपन संदेश पहुंचा देते हैं। लेकिन क्या पुराने समय में ऐसी कोई सुविधाएं थी? दोस्तों नहीं, ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी। एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए या तो व्यक्ति संवाद होता था, व्यक्तियों को एक दूसरों के पास भेजा जाता था, या पक्षियों का सहारा लिया जाता था, या फिर संदेश पहुंचाने के लिए या संदेश सबको बताने के लिए इन लेखों का, अभिलेखों का प्रयोग किया जाता था। जैसे इसकी चर्चा करें कि यदि किसी राजा को अपने राज्य में कोई संदेश भिजवाना है तो उसके लिए पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाएगा, यानी कि ढोलक बजाता हुआ एक व्यक्ति पूरे राज्य में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा और लोगों तक संदेश पहुंचाएगा। इसके बाद वो राजा क्या करेगा कि एक अभिलेख खुदवाएगा, जैसे कहेगा कि वो मेरे राज्य में एक तालाब बनना है, उसके लिए मजदूरों की जरूरत है, तो वो एक अभिलेख में, एक बड़े शिलाखंड में अपना क्या खुदवा देगा, अपना संदेश लिखवा देगा कि जितने भी मजदूर हैं जो काम करना चाहते हैं, राजा के दरबार में तुरंत उपस्थित हो या राजा के मंत्रियों से संपर्क करें। तो जितने भी लोग वहां से आएंगे जाएंगे उस शिलालेख को देखेंगे, अनिवार्य होता था, तो उस शिलालेख को देख के आगे काम जारी होता था। दोस्तों, इसलिए ये अभिलेख खुदवाए जाते थे। दोस्तों, अभिलेखों पर चर्चा करें स्तंभ लेख की, इसमें आपको बता ही दिया कि स्तंभ लेख हमने ईरानियों से सीखा है, ईरानियों से हमने केश प्रक्षालन भी सीखा है, हमने मुंडन की प्रक्रिया भी सीखी है। दोस्तों, पहले हमारे इधर 16 संस्कारों में ही केश मुड़वाए जाने का प्रचलन था, यानी कि जन्म के तीसरे वर्ष ही बच्चे का केस मुड़वाया जाता था। इसके बाद जब बच्चा विद्या आरंभ करता था उस टाइम पर भी उसके केस मुड़वा दिए जाते थे। इसके अलावा कहीं भी केस मुड़वाने की प्रथा नहीं थी। ये केस मुड़वाने की प्रथा अपन ने कहां से ली है? ईरानियों से प्राप्त किया है। इसके बाद वो हिप्पी कटिंग कटवाना, है ना, और ये आपका हनी सिंह वाला कटिंग कटवाना, ये हमने किससे सीखा हुआ है? हमने ईरानियों से ही सीखा हुआ है। ऐसे ही दोस्तों, स्तंभ लेख बनाने की कला भी हमने कहां से सीखी है? ईरानियों से सीखी है। एक क्वेश्चन और आता है कि स्तंभ लेख लिखवाने का सर्वप्रथम काम किसने किया, यानी कि स्तंभ लेख लिखवाने का कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया? तो अशोक को माना जाता है कि अशोक ने सबसे ज्यादा स्तंभ लेख लिखवाए हुए हैं, सबसे ज्यादा इसने अभिलेख खुदवाने का काम किया। किसने? अशोक ने। इसके बाद शिलालेख आप समझ ही चुके हैं। मूर्ति लेख, इन पर एक एक करके हम आगे चर्चा करेंगे। मूर्ति लेख, ताम्रपत्र लेख और गुम्फा लेख पर भी चर्चा करेंगे, है ना। कई सारे गुफा लेख हैं, जैसे कि आप देख लो कलिंग राजा खारबेल, जो कलिंग पुराना नाम है किसका? उड़ीसा का।
तो उड़ीसा का राजा था खारवेल, तो उसको पूरा नाम पूरा बोला गया कलिंग राजा खारवेल। तो कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख बहुत ही प्रसिद्ध है, इस पर भी देखेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुंफा लेख जिसमें चर्चा की गई है अपने मगध साम्राज्य की, इसके बाद महापद्म नंद की, जिसने कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को विजय किया और वहां पर सिंचाई के लिए नहरें खुदवाने का काम किया। तो इस पर भी अपन जैसे आएंगे वैसे अपन चर्चा करते जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आता है दूसरा स्मारक एवं भवन। तो स्मारक एवं भवन से आप परिचित ही हैं। जितनी भी पुरानी इमारतें मिलती हैं सब इससे संबंधित है, कहीं ना कहीं हमें उनसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि ये कब बना हुआ है, उसी आधार पर हम इतिहास लेखन का काम करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए खजुराहो के मंदिर जैसे कि 950 से 1050 के बीच बनवाए गए चंदेलों के द्वारा राजा धंग का, जिसमें नाम आता है कि सबसे ज्यादा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण राजा धंग ने करवाया। तो स्मारक एवं भवन पर इस प्रकार का चर्चापन करते हैं और इन्हीं के आधार पर इतिहास लेखन का काम किया जाता है। दोस्तों जैसे स्मारक भवन की चर्चा करें तो हमें 600 ईसा पूर्व के आसपास जब पाटलिपुत्र में जब खुदाई हुई तो वहां पर हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का राजप्रसाद प्राप्त हुआ, वहां की खुदाई से हमें लकड़ी का बना राजप्रसाद प्राप्त हुआ। कौशाम्बी का जब खुदाई किया गया तो देखेंगे वत्सराज उदयन का राजप्रसाद प्राप्त हुआ, जहां से हम रिलेट करते हैं वासोदत्ता और वत्सराज उदयन की प्रेम कथा का, जहां से वर्णन मिलता है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि अयोध्या की भी चर्चा मिलती है, अयोध्या की खुदाई से भी हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं, है ना। तो इस प्रकार के स्मारक एवं भवनों की खुदाई से ये जो अभी सही सलामत हालत में है उनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है और उन्हीं के आधार पर हम इतिहास लेखन का काम करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करें मुद्राओं की। तो इसमें लिखा हुआ है मैंने कि मुद्राओं का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। दोस्तों मुद्रा हमें 600 ईसा पूर्व से मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसके पहले का जो इतिहास है वो अंधकार का युग माना जाता है। यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का इतिहास जो है वो अंधकार के युग में माना जाता है, अंधकार का तुलना उसको दिया जाता है। और 600 ईसा पूर्व से हमें 500 से 600 ईसा पूर्व में हमें सिक्के मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम इस आधार पर कहते हैं कि हमारे भारत में सबसे जो प्राचीन मुद्रा चलाई गई थी, प्राचीन सिक्का चलाया गया था, वो चांदी का था, जिसको दोस्तों आहत सिक्का कहा गया या पंचमार्क सिक्का कहा गया, जिसमें 5 प्रकार की आकृतियां उसमें ठप्पा के रूप में अंकित की गई थी, जिसमें पेड़ पौधे, है ना, जिसमें सूरज और चंद्रमा की आकृति आदि आकृति दोस्तों उसमें अपन को देखने को मिलती है। इसके बाद फिर इसमें पढ़ेंगे मुद्राओं का पूरा इतिहास ही पढ़ लेंगे कि सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के किसने चलवाए, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, कुषाण वंश में कौन सा सिक्का चला, गुप्त वंश में कौन से सिक्के चलाए गए, इसके बाद चमड़े का सिक्का किसने चलवाया, सातवाहन में शीशे का सिक्का किसने चलवाया। तो सिक्कों के पूरे इतिहास पर यानी कि मुद्राओं के पूरे इतिहास पर अपन चर्चा कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद आती हैं मूर्तियां। तो मूर्तियों पर भाई अपन को विस्तृत चर्चा करनी है, ये भी हमारे अभिलेखीय साक्ष्य के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके बाद आता है चित्रकला। चित्रकला को 2 प्रकार से अपन देखेंगे। पहला पत्थर पर खुदा हुआ चित्रकला, इसके बाद धातु के पात्र पर बना हुआ या खुदा हुआ चित्रकला। इसी में हम चर्चा कर लेंगे गांधार कला के विकास का, इसी में चर्चा कर लेंगे मथुरा कला के विकास का। जैसे मथुरा कला में अपन भौतिकता को देखेंगे, गांधार कला में अपन जो है सादगी को देखेंगे, है ना। तो इन सब पर भी चर्चा अपन को करनी है, गांधार कला और मथुरा कला पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों ये हुआ पुरातात्विक साधन। इसके बाद जब तीसरे नंबर पर आएंगे विदेशियों के विवरण पर, तो सबसे मजेदार टॉपिक यही होगा। एक एक करके इसको उठाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि विदेशियों के विवरण से हमें क्या जानकारी मिलती है और विदेशियों के विवरण का हम अध्ययन किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों क्रम बाई क्रम जैसे ही विदेशी हमारे भारत में आते गए वो अपना साहित्य लिखते गए, या कई विदेशी यात्री ऐसे हैं जो कभी भारत आए ही नहीं और
और किंवदंतियों के हिसाब से, जनश्रुतियों के हिसाब से उनने भारत का क्या लिख दिया, इतिहास लिख दिया। जैसे कि दोस्तों मैं बताऊं, यूनान से आने वाले सिकंदर जो हैं, उसके पूर्व के जो इतिहासकार हैं या पूर्व के जो विवरण करता है, उसमें से टीसीएस और हेरोडोटस का नाम आता है। आप ये देखिए, विडंबना देखिए कि जो कभी भारत आए ही नहीं, उनने इतना अच्छा इतिहास भारत का लिख दिया कि उसी के आधार पर हम अपने भारत का, अपने भारत में रहकर अपने भारत का इतिहास विदेशियों के विवरण से पढ़ते हैं। विदेशियों के विवरण के द्वारा हमारा भारतीय इतिहास लिखा जाता है। देखिए कि टीसीएस जो कभी भारत नहीं आया, टीसीएस जो कभी भारत नहीं आया, हेरोडोटस जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस जिनको इतिहास का जनक कहा जाता है, कभी भारत नहीं आए। जनश्रुतियों के हिसाब से, जनश्रुतियों के अनुसार उनने भारत का इतिहास लिख दिया और उसी को हम पढ़ते हैं और बन गए इतिहास के पिता। हम कैसे मान लें कि इतिहास के पिता कहे जाएंगे, लेकिन दोस्तों क्या करें, आखिर के आदि इतिहासकार इनको मानते हैं तो अपन को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि कंपटीशन के अपन को साथ में चलना है तो जो लिखा है वो मानना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद यूनानी विवरण की बात करें तो देखेंगे कि भारत में सबसे पहला आक्रमण ईरानियों का था, इसके बाद दूसरा आक्रमण यूनानी का होता है। और यूनानी राजाओं के साथ में कुछ इतिहासकार, कुछ दार्शनिक आते हैं जो भारत के बारे में विवरण देते हैं, भारत के बारे में जानकारी देते हैं। तो देखेंगे कि यूनानी इतिहासकारों को, जिनको रोमन इतिहासकार या रोमन विवरणकर्ता भी कहते हैं, उनको हम 3 भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। दोस्तों पहला इसका भाग होगा सिकंदर के पूर्व, यानी कि आप देखेंगे कि 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में भारत में सिकंदर का आक्रमण हो जाता है। तो अब 326 ईसा पूर्व के पहले जितने इतिहास के विवरण दिए गए हैं उनको पढ़ लेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर सिकंदर के समकालीन, यानी कि सिकंदर के साथ आने वाले जितने भी यात्री हैं उन विवरणों की चर्चा करेंगे। इसके बाद तीसरा नंबर सिकंदर के बाद जो आने वाले यात्री हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। अब इन पर चर्चा करने के बाद अपन चीनी देखेंगे, अरबी देखेंगे, तिब्बती देखेंगे। तो दोस्तों यूनानियों में देखें कि सिकंदर के पूर्व जो यात्री आए थे वो टीसीएस और हेरोडोटस होगा। टीसीएस को इसलिए इतिहासकारों ने नकार दिया कि इसने कल्पना शक्ति के आधार पर लिखा है ना। इसने कई विवेचना की है कि भारत में जो बाहरी शक्तियां हैं, अकाल्पनिक शक्तियां हैं, ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि यहां पर तुरंत ये क्या कर देती है, लोगों का विनाश कर देती है। मतलब जो मान नहीं है वो भी इसने लिख दिया है। अब एक बात बताओ, इसने लिखा कि भारत में एक सींग वाले इंसान भी होते हैं, क्या ऐसा है क्या? इसने कहा कि भारत में 4 हाथ वाले इंसान भी होते हैं, क्या ऐसा है क्या? दोस्तों इसने तो भारत के लोगों को एलियन तक बना दिया। इसलिए इसकी जो पुस्तकें हैं, इसका जो प्रमाण है, इतिहास है, वो प्रमाणिक नहीं है। दोस्तों इसको इतिहासकारों ने नकार दिया है और जो हेरोडोटस हैं उनने कुछ हद तक अपने भारत के बारे में सही जानकारी दी है, लेकिन ये भारत कभी नहीं आए हैं। इसके बाद दोस्तों एक कारण और भी है इन लोगों को पढ़ने का कि भारत में लिखावट का विकास नहीं हो पाया। भारत के लोग लिखने से हमेशा कतराते रहे, भारत में लेखन कला का विकास नहीं हो पाया है। आप देखेंगे वैदिक काल में जो ये अपने धर्म ग्रंथ हैं, जो वेद पुराण हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में सुनकर और बोलकर जाते रहे। लोग याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में पहुंचाते रहे हैं। किस्से और कहानियों के रूप में ये उस टाइम पर लिखे नहीं गए हैं। इसीलिए दोस्तों शुरुआती जो वैदिक ग्रंथ हैं, शुरुआती जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनको श्रुति ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब हमारे वेद व्यास आते हैं, वो इन सब का संकलन करते हैं और बनाते हैं, रचना करते हैं वेदों की। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे भारत में लेखन की कला नहीं थी, इसलिए इन लोगों ने बाजी मार ली। दोस्तों आगे चर्चा करें, सिकंदर के साथ आने वाले जो यात्री थे, सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे, उनकी चर्चा करें तो इनमें तीन लोगों को अपन पढ़ना होता है। सबसे पहले निरियाकस, इसके बाद अरिस्टोबुलस, इसके बाद दोस्तों आने स्रिटकस, निरियाकस। तो दोस्तों निरियाकस की बात करें तो निरियाकस तो
निरियाकस की बात करें तो दोस्तों जब समय हो गया सिकंदर के आने का, 18 महीने भारत में रुका सिकंदर, और जब उसके वापस जाने का समय हो गया, बीमार पड़ गया सिकंदर, सेना उसकी हार गई, तब सेना को 2 भागों में बांटा गया। क्यों बांटा गया? क्योंकि पूरी सेना एक साथ रहती तो खतरा हो सकता था, क्योंकि जब ये लोग भारत में प्रवेश कर रहे थे, हिंदू कुश पर्वत पार कर रहे थे, तब वहां की अश्वक जनजाति ने इनको खूब छकाया था, खूब परेशान किया था, है ना। इसीलिए सिकंदर ने अश्वक जनजाति की महिलाओं का कत्लेआम करवाया था। इसीलिए सिकंदर पर आक्षेप लगा था कि इसको महान की उपमा कैसे दे दी गई, और यहीं से उसकी महानता की उपाधि खत्म हो जाती थी। कहीं ना कहीं ये लोग डर गए थे कि फिर से यदि उसी रास्ते से हमें जाना है, क्योंकि सिकंदर उसी रास्ते से आया था और उसी रास्ते से वापस गया था, तो ये कहीं ना कहीं डर रहे थे कि यदि पूरी सेना एक ही रास्ते से जाएगी तो कहीं खतरा ना हो जाए। इसलिए सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग इसने थल सेना बनाया एक भाग, और दूसरा भाग जल सेना बनाया। जल सेना की कमांड इसने निरियाकस को सौंपा, यानी कि निरियाकस इसका जल सेनापति बना, और जो थल सेना थी उसका कमांड इसने अपने सेनापति सेलुकस निकोटर को सौंपा, और इसके बाद ये वापस अपने देश लौट गए। लेकिन सिकंदर कहां वापस अपने देश लौट पाया? दोस्तों, बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। चलिए, इसकी चर्चा तो अपन बाद में करेंगे। निरियाकस की हमने चर्चा की। इसके बाद अरिस्टोबुलस, इसने सिकंदर की युद्धों की चर्चा की है। अरिस्टोबुलस ने सिकंदर की युद्धों की चर्चा की हुई है। दोस्तों, अनेस्थिटिकस की बात करें तो इसने सिकंदर की जीवनी लिखी हुई है। सिकंदर के जन्म से लेकर के सिकंदर की लड़ाई, सिकंदर के विजय और सिकंदर के महान बनने की उपाधि आदि, और सिकंदर के लास्ट में खत्म होने की भी चर्चा अनेस्थिटिकस ने की हुई है। तो दोस्तों, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद यूनानी इतिहासकारों में ही सिकंदर के बाद जो आने वाले हैं, यानी कि भारत आने वाले हैं, उस पर भी अपन को चर्चा करनी है। जैसे कि मेगास्थनीज की थोड़ी सी चर्चा करें तो आप देखेंगे कि सिकंदर का जो सेनापति था सेलुकस निकोटर, अपने राजा सिकंदर की मृत्यु को 1 साल बाद भारत से बदला लेने के लिए आता है और कहता है, जो काम मेरे राजा नहीं कर पाए, सिकंदर नहीं कर पाया, वो काम मैं करूंगा, भारत को मैं विजय करूंगा। अरे, जो काम तुम्हारा राजा नहीं कर पाया वो तुम कैसे कर पाओगे? लेकिन जैसी वो भारत आता है, यहाँ की स्थिति बदल चुकी होती है। यहाँ का अखंड भारत का राजा बन चुका होता है चंद्रगुप्त मौर्य, और जैसी ये आकर देखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का राजा बन चुका है, अब तो यहाँ खतरा है, वैसे ये संधि का प्रस्ताव भेजता है और कहता है, सुनो, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, तुमसे लड़ने वड़ने नहीं आया हूँ, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करने आया हूँ। तो दोस्तों, जो सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकोटर है, वो भारत की सीमा में आकर के अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। इसकी जानकारी हमें यहीं से मिलती है। तो मेगास्थनीज से क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो आप लगाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसके बाद किसके साथ भारत आया था, तो आप लगाएंगे किसके साथ? सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकोटर के साथ भारत आया था। इसके बाद दोस्तों, डायमेकस की चर्चा करें, डायनोसियस की चर्चा करें, प्लिनी की चर्चा करेंगे, टालमी की चर्चा करेंगे। इन सब पर चर्चा अपन विस्तृत चर्चा अपन कर लेंगे। जैसे कि प्लिनी को बोले तो प्लिनी रोया करता है रातों में, रोम का है, रोम में उठ करके रातों में रोया करता है कि मेरी देश की स्त्रियां, लड़कियां पगला गई हैं, यहां से सोना भारत में भेज रही हैं उसके कपड़ों के लिए, उसके मलमल के और रेशमी कपड़ों के लिए। दोस्तों, इटली की लड़कियां और स्त्रियां बहुत दीवानी थी अपने भारत में बनने वाले मलमल और रेशमी वस्त्र की। इन सब पर चर्चा आगे करेंगे। तो प्लिनी रोता है रात में उठ के, अपनी पुस्तक में लिखता है। दोस्तों, इसके बाद आता है टालमी पर भी चर्चा करेंगे। इसने भारत का भूगोल लिखा हुआ है। इन सब पर चर्चा अपन को क्रम बाई क्रम करके करनी है। इसके बाद दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा कर लें चीनी यात्रियों पर। तो आप देखेंगे कि मुख्यतः अपन फायान और वेनसांग को पढ़ते हैं, इसके बाद इत्सिंग को पढ़ते हैं, इत्सिंग की चर्चा करते हैं, चाओ जुक्वाओ की चर्चा करते हैं। तो बहुत सारी अपन को चर्चाएं करनी है ना। इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा दर्शाने के लिए कि ये चीनी लेखक है,
चीनी जो है यात्री है, इनकी चर्चा अपन करेंगे। जैसे कि 2 लाइन की चर्चा करें, फायान, और फायान को यदि हम 2 भागों में बांटेंगे तो फा प्लस हयान आता है, फा प्लस हयान आता है। दोस्तों इसमें होगा कि फा का मतलब धर्म होता है, फा का मतलब धर्म होगा, और हयान का मतलब आचार होता है, आचार होता है। तो फायान का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो धर्माचार होगा, फायान धर्माचार होगा। दोस्तों ये हमारे भारत में आता है। जैसे कि लद्दाख क्षेत्र से काराकोरम की दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए भारत में प्रवेश करता है, भारत में प्रवेश करता है बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए, बौद्ध ग्रंथों का कलेक्शन करने के लिए, बौद्ध संस्कृति को जानने के लिए, इसके बाद बौद्ध साहित्य को जानने के लिए, बौद्ध दर्शन को जानने के लिए ये भारत आता है। और इसी तरीके से ह्वेनसांग भी भारत आता है, ह्वेनसांग भी भारत आता है। ह्वेनसांग तो इधर पढ़ने और पढ़ाने का काम भी करता है। यहाँ से जाता है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में ये रहता है, वहाँ पढ़ता है और पढ़ाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में संपूर्ण चर्चा, विस्तृत चर्चा हमें ह्वेनसांग से ही मिलती है। ये बताता है कि वहाँ पर 1500 शिक्षकों की व्यवस्था है, वो बताता है कि वहाँ पर 10,000 स्टूडेंट बैठ के पढ़ सकते हैं, वो बताता है कि वहाँ पर शल्य चिकित्सा अनिवार्य सब्जेक्ट बनाया गया है। वो कहता है कि यहाँ की स्थापना, इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त करवाता है। यहाँ पर 3000 कमरों की व्यवस्था है, 3000 कमरों की व्यवस्था है। तो दोस्तों इन सब पर चर्चा अपन आगे करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि अरबी लेखक आते हैं, अल बरूनी आता है, इब्न बतूता आता है ना, अल मसूदी आता है। तो अपन को इन पर भी थोड़ा सा चर्चा करनी है। इसके बाद तिब्बती स्रोतों पर चर्चा करेंगे। तो तिब्बत से जो लोग आए हुए हैं, तिब्बत के लोग जिनने भारतीय विवरण की चर्चा की है, भारतीय इतिहास को लिखने का काम किया है, उन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि एक लेखक इसमें है लामा तारानाथ, जिनकी पुस्तक कंग्यूर तंग्यूर आती है। दोस्तों इनकी 2 पुस्तकें बहुत ही विख्यात हैं, पहली है कंग्यूर और दूसरी है तंग्यूर। इनकी 2 पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कंग्यूर और तंग्यूर, है ना। इसके बाद छठ में यदि विवरण की बात करें तो होगा सिहली, यानी कि श्रीलंका, पहले भी बता चुके हैं। तो श्रीलंका के जितने भी साहित्य हैं और यहाँ के विवरण हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। यहाँ से हम दीपवंश और महावंश की भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि दीपवंश और महावंश जो बौद्ध साहित्य के धार्मिक ग्रंथ हैं, जो बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं, वो यहीं पर लिखे गए। तो उन पर भी अपन को चर्चा करनी है और इसकी चर्चा अपन कर भी लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके आगे आने वाले वीडियो में एक एक टॉपिक को उठाकर बेहतरीन तरीके से हम चर्चा करेंगे, बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे, ताकि आपको इतिहास की समझ में, इतिहास समझने में कोई भी समस्या पैदा ना हो, है ना। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।